नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर होने वाली वार्ता रद्द हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्विट्जरलैंड दौरा टल गया है, जिसके बाद ये डील एक बार फिर सवालों में आ गई है। पहले से ही इजरायल ईरान के साथ अमेरिका की डील मानने को तैयार नहीं था और अब उसने लिबनान में अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ताजा हमलों में 18 लिबनानियों की जान चली गई, जिसे लेकर अमेरिका भी भड़क गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायली नेताओं को मौजूदा हकीकत समझने की जरूरत है। ट्रंप के सिवाय उनका कोई सहयोगी नहीं बचा है। यानी आने वाले वक्त में अमेरिका और इजरायल में भी बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। इजरायल पहले ही ईरान के साथ पीस डील में रुकावट बना हुआ था और अब अमेरिका और ईरान की वार्ता रद्द हो गई है। व्हाइट हाउस ने खुद इसकी पुष्टि की है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये पीस डील फिर फेल हो गई है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन बढ़ा रहा अपनी सेना, दबाव में अमेरिका ने भी छोड़ा ताइवान का साथ। घबराया जापान, कहा बीजिंग सबसे बड़ी चुनौती, वॉशिंगटन के भरोसे नहीं रह सकते। रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन अटैक के बाद हुई काली बारिश। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की धमकी, यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी धधकेगा। बातचीत को लेकर यूरोप में खलबली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को लगाई फटकार, कहा कश्मीर हमारा, सिंधु संधि कभी नहीं होगी बहाल। पाकिस्तान का साथ देने पर ओआईसी को भी घेरा। और चलते चलते में देखेंगे, इंसान पहले बंदर थे या कुछ और, चीन की गुफा ने खोला सदियों पुराना राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर की कुर्सी पर संकट, एंडी बर्नहैम ने मेकरफील्ड उपचुनाव में दर्ज की जीत। संसद में बर्नहैम की एंट्री से लेबर पार्टी में स्टार्मर के लिए बढ़ेंगी चुनौतियां। अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को झटका, फलस्तीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता सरसौर को रिहा करने का आदेश। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए हिरासत को बताया गैर कानूनी। क्यूबा सरकार ने अर्थव्यवस्था को खोलने की दी मंजूरी, कम्युनिस्ट पार्टी का चौंकाने वाला फैसला। अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में उठाया कदम। तालिबान का पाकिस्तान में बड़ा हमला, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आईएसआईएस आतंकियों के ठिकानों पर ड्रोन से किया हमला। कहा अफगानिस्तान की जमीन पर हमले के लिए कैंपों का हो रहा था इस्तेमाल। तो ईरान और अमेरिका के बीच डिजिटल डील तो हो गई है। अब 19 जून को इस पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर होने थे। इसके लिए स्विट्जरलैंड में दोनों पक्ष आमने सामने बैठक करने वाले थे, लेकिन अब ये बैठक टल गई है। इसकी जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज रात ईरान के साथ बातचीत करने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए रवाना नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि आगामी तकनीकी वार्ता की योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरह अचानक ये दौरा टाल दिया गया, उसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वार्ता शुरू होने से पहले ही डिरेल हो गई है। क्या अमेरिका और ईरान का समझौता लागू होने से पहले ही कैंसिल होने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि इजरायल के तेवर अब अमेरिका की भी चिंता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसे लेकर अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इजरायल को जमकर सुनाया। वेंस ने कहा कि इजरायल बुरी तरह अलग थलग पड़ गया है और उसके नेता अमेरिकी कूटनीतिक और सैन्य समर्थन के महत्व को समझने में नाकाम रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही इजरायल के एकमात्र ताकतवर सहयोगी हैं। इजरायल में जो कोई भी ये सोचता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्हें जागने और देश के मौजूदा हकीकत को समझने की जरूरत है। अगर मैं इजरायली सरकार की कैबिनेट में होता तो मैं दुनिया में बचे अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी पर हमला नहीं करता। दरअसल इजरायल का तर्क है कि यह समझौता तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं पर रोक लगाने में नाकाम रहा है। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के एक्शन लेने की आजादी को सीमित करता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू इस समझौते से नाराज है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे अक्टूबर में होने वाले चुनावों में उनके दोबारा चुने जाने की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है, यानी उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अब मौजूदा हालात में ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल में ही ठन गई है और नतीजन ईरान के साथ अमेरिका की पीस डील पर भी फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है, जिसके बाद क्षेत्र में स्थापित शांति को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये स्थायी शांति का रूप ले पाएगी। इस बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि तेहरान वॉशिंगटन की तरफ से समझौते के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि दुश्मन की तरफ से दुर्भावना, समझौते का उल्लंघन और अत्यधिक मांगों की स्थिति में हमें दुश्मन को करारा जवाब देने में कोई संकोच नहीं है। युद्ध के दौरान उन्हें एक बार थप्पड़ पड़ा था, अगर वे फिर उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उन्हें और भी कड़ा थप्पड़ पड़ेगा। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्सुकता में आकर इस एमओयू को अस्तित्व में लाने के लिए हर तरह के दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल किया, जबकि सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि ईरान के गौरवशाली और विजयी राष्ट्र ने दुनिया के शैतानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उनके प्रभुत्व को चकनाचूर कर दिया। यह महाकाव्य इतिहास में अमर रहेगा। ईरान अपने शहीद नेता के खून पर शोक मना रहा है और इस घाव का एकमात्र इलाज प्रतिशोध ही है, यानी ईरान इस डील को अपनी जीत बता रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनका कहना है कि यह पीस डील बिना शर्त ईरान का सरेंडर है, लेकिन अमेरिका में ही उनकी जीत पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा, बल्कि इस डील को अमेरिकी सीनेटर ट्रंप का सरेंडर बता रहे हैं। डेमोक्रेट सीनेटर यास्मिन अंसारी ने कहा कि ईरान युद्ध में हजारों निर्दोष लोग बेकार ही मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप एक अक्षम, आदतन झूठे हैं, जिन्होंने ईरान युद्ध के अपने कथित उद्देश्यों में से एक भी हासिल नहीं किया। मुझे खुशी है कि युद्ध खत्म हो रहा है, यह विनाशकारी रहा है।
वहीं सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं को पहली बार ट्रंप और ईरान के बीच हुए समझौते की पूरी जानकारी मिली तो कुछ नेता तो हैरान ही रह गए। उन्होंने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने तक से इनकार कर दिया। यानी डेमोक्रेट से लेकर रिपब्लिकन तक सब इस समझौते पर सवाल उठा रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी का कहना है कि इस समझौते के बाद ईरान ज्यादा मजबूत हो गया है और अमेरिका कमजोर हुआ है। समझौते के मसौदे में ईरान को 300 अरब डॉलर के भुगतान की जो शर्त सामने आई है उसे लेकर डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को खूब सुनाया। अमेरिका के शीर्ष डेमोक्रेटिक सीनेटर चक शूमर का कहना है कि ट्रंप की अक्षमता, उनके अहंकार और तथ्यों को सुनने में उनकी असमर्थता के कारण अमेरिका की स्थिति बदतर हो गई है। अगर ट्रंप ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर भेजना चाहते हैं तो उन्हें रिपब्लिकन वोटों की जरूरत होगी। डेमोक्रेट ट्रंप को ईरान को 300 अरब डॉलर भेजने में मदद नहीं करेंगे। मौजूदा हालात में ट्रंप के लिए ईरान के साथ समझौते पर आगे बढ़ना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का रास्ता भी नहीं बचा। ऐसे में समझौते को लेकर अब बातचीत कब होगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे चीन की। तो चीन तेजी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। वो तेजी से सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन की नेवी अमेरिका से बड़ी हो चुकी है। उसके पास अमेरिका से ज्यादा बड़ा जहाजों का बेड़ा तैयार हो चुका है। और अब चीनी एयरफोर्स को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। चीनी एयरफोर्स अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। उसने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन के पास 110 से 130 फाइटर फॉर्मेशन है। एक फाइटर फॉर्मेशन में 18 से 20 विमान होते हैं। इस हिसाब से यह माना जा सकता है कि चीन के पास इस वक्त 2000 से 2500 लड़ाकू विमान हैं। चीन अपने लड़ाकू विमानों को तेजी से अपग्रेड भी कर रहा है। चीन की इस बढ़ती ताकत से अमेरिका भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। और अब अमेरिका ने ताइवान को अकेला छोड़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चीन के दौरे पर गए थे, वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें ताइवान मामले से दूर रहने की चेतावनी दी थी। यहां तक कह दिया था कि अगर अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आगे आता है तो अमेरिका और चीन के बीच जंग हो सकती है। अब चीन की इस धमकी का असर दिखाई देने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ताइवान को बेचे जाने वाले हथियारों पर रोक लगाई और अब खबर आ रही है कि ट्रंप ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते से फोन पर बातचीत को भी तैयार नहीं है। ट्रंप के इस रुख को लेकर ताइवान ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी। ताइवान के विदेश मंत्री लिन चियालुंग ने कहा कि हमारा देश किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फैसला ट्रंप को लेना है। यानी ताइवान भी अमेरिका के रुख को लेकर डरा हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि अमेरिका के दूसरे सहयोगी भी चिंता में नजर आ रहे हैं। जापान तो अपनी सैन्य नीति पर यूटर्न लेने की तैयारी में है। जापानी डिफेंस मिनिस्टर शिंजिरो कोइजुमी ने कहा है कि देश को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सामने चीन की गंभीर रणनीतिक चुनौती पैदा हो गई है। उन्होंने अमेरिका पर निर्भरता कम करने की बात कहते हुए यहां तक संकेत दे दिया कि जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी सैन्य क्षमता के विस्तार के लिए संविधान में संशोधन का विचार कर रहा है। हम अमेरिका पर अब ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। इससे पहले जापान हथियारों के निर्यात पर लगी रोक को हटा चुका है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भी सैन्य क्षमता के विस्तार की बात कहती रही हैं। और अब जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी ने भी कहा कि मजबूत सेना जंग लड़ने के लिए नहीं बल्कि जंग रोकने के लिए जरूरी है। अब जापान अगर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत बना रहा है तो इसके पीछे भी ट्रंप को ही बड़ा कारण माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ताइवान को ट्रंप अकेला छोड़ते दिख रहे हैं, वक्त पड़ने पर वो ऐसा ही जापान के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जापान की बढ़ती सैनिक क्षमता को लेकर चीन अभी से परेशान नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। तो दोनों देशों के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और तेज होती जा रही है। और अब एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया है, जिसके बाद मॉस्को और आसपास के इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चिंताजनक है। यूक्रेन के हमले के बाद मॉस्को और आसपास के इलाकों में काली बारिश देखी गई। लोगों की तरफ से इसकी शिकायत की गई, जिसके मुताबिक बारिश के साथ कालीख और तेल जैसी चीजें गिर रही थी, जिससे गाड़ियां, सड़कें और कपड़े काले रंग से ढक गए। इसे लेकर लोगों ने गंभीर चिंता जताई है। दरअसल बीते दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिसके तहत 1000 से ज्यादा ड्रोन मॉस्को भेजे गए। इनके जरिए मॉस्को ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यानी देखा जाए तो यूक्रेन ने रूस में तबाही लाने की कोशिश की और उसे इसमें कामयाबी भी मिली, क्योंकि यूक्रेन के हमले के बाद देश में भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिला। वहीं इस हमले के बाद यूक्रेन और ज्यादा आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम ये युद्ध कभी नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो तुम्हारा मॉस्को भी जलेगा। हालांकि इस हमले को ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह हमला इसलिए किया गया ताकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या यूक्रेन इस हमले के बाद रूस को झुका पाया? क्या रूस यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने के लिए बातचीत करने को तैयार होगा? आप जानते हैं कि G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने पर अपना पूरा ध्यान लगाने की बात कह चुके हैं। वहीं यूरोपीय संघ यानी EU ने भी रूस से बातचीत का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है, ताकि अगर जंग खत्म करने के लिए बातचीत शुरू होती है तो इससे यूरोप को दरकिनार न किया जाए। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में रूस के साथ शुरुआती कूटनीतिक संपर्क किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी ठोस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन देखना यह होगा कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म हो पाएगी या आने वाले वक्त में यह जंग और तेज होती हुई नजर आएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान को भारत से मिली फटकार की।
तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की भारी फजीहत हो रही है। भारत ने तमाम मुद्दों पर उसका सच दुनिया के सामने उजागर कर दिया। पाकिस्तान ने बार बार सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गीदड़ भभकी दी, लेकिन भारत पर उसकी धमकियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। बल्कि अब संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि पर दिल्ली अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। यानी यह संधि तब तक बहाल नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के आरोपों से अपना दामन साफ नहीं कर लेता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में बोलते हुए अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान वो देश है जिसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उन्हें तैनात करने की नीति पर गर्व करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। यह एक ऐसे फ्रैंकस्टीन स्टेट का जीता जागता उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया राक्षस उसे ही काटता है। यानी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी। वहीं कश्मीर को लेकर भी उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी को भी खरी खरी सुनाई। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हम पाकिस्तान और ओआईसी के निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को साफ तौर पर खारिज करते हैं। पाकिस्तान का दुष्प्रचार उसकी घरेलू विफलताओं और आतंकवाद को समर्थन देने को छिपाने के लिए रचा गया है। ओआईसी समन्वयक की भूमिका का दुरुपयोग इस धोखे को और मजबूत करता है। जम्मू और कश्मीर का बार बार जिक्र करने से सच्चाई नहीं बदल सकती। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। एकमात्र अनसुलझा मुद्दा भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा और उनकी वापसी का है। दरअसल ओआईसी ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पर राज्य का विशेष दर्जा यानी अनुच्छेद 370 हटाने, जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के एजेंडे में उसका साथ देने के लिए इस पूरे संगठन को भी फटकार लगा दी है और इसे पाकिस्तान की घरेलू नाकामियों और आतंकवाद समर्थन को छिपाने की साजिश बताया है। अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बिगड़ते हालात का भी जिक्र किया और पाकिस्तान सरकार पर बड़े पैमाने पर दमन और मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रावलकोट में चल रही त्रासदी, सैकड़ों आम लोगों की जान लेना और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बेरहमी से कार्रवाई, जबरदस्ती कब्जे और दमन के जरिए बनाए गए सिस्टम का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी तो पाकिस्तान भी भड़क गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की संसद में भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी देते हुए सिंधु जल संधि पर कहा कि अगर नई दिल्ली ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो इस्लामाबाद जवाब देने के लिए तैयार है। इससे उसकी बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे इंसानों की उत्पत्ति की। तो अक्सर हमें यह बताया जाता है कि हम इंसान बनने से पहले बंदर हुआ करते थे। मानव विकास की कहानी अफ्रीका या यूरोप से शुरू हुई थी। किताबों में भी आपने ये थ्योरी कई बार पढ़ी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति की कहानी वैसी नहीं है जैसे कि हमें किताबों में पढ़ाई जाती रही है। बात है सन 1929 की। चीन की राजधानी बीजिंग के पास जैकोडियन नाम की एक गुफा में कुछ काम चल रहा था। इस दौरान 25 साल के चीनी पुरातत्वविद पेई वेनझोंग वहां जमी हुई मिट्टी की परतों को साफ कर रहे थे और अचानक उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सफाई के दौरान वेनझोंग को जो मिला वो आदि मानव की खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा यानी स्कल कैप था, जिसे पेकिंग मैन का नाम दिया गया। वैज्ञानिक जांच के बाद स्कल कैप को यह नाम दिया गया था। जांच में सामने आया कि यह खोपड़ी होमो इरेक्टस प्रजाति के एक आदि मानव की थी जो सीधे खड़े होकर चलना सीख चुके थे। पेकिंग मैन की शारीरिक बनावट आज के इंसानों से काफी अलग थी। उनकी खोपड़ी मोटी थी, भौहें बाहर की तरफ उभरी हुई थी और उनका दिमाग आज के इंसानों की तुलना में थोड़ा छोटा था। 1929 तक तो यह माना जाता था कि इंसानों का विकास केवल अफ्रीका या यूरोप में हुआ था और वहीं से ये पूरी दुनिया में फैले। लेकिन इस खोज ने यह साफ कर दिया कि लाखों साल पहले भी एशिया की धरती पर इंसानी आबादी फल फूल रही थी। वैज्ञानिकों की आधुनिक तकनीकों से पता चला है कि पेकिंग मैन करीब 4 लाख से 7,08,000 साल पहले इस गुफा में रहा करते थे। जैकोडियन गुफा की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ी, वहां से कई और चौंकाने वाले सबूत मिले। गुफा के अंदर राख और जले हुए पत्थरों के टुकड़े पाए गए, जिससे यह पता चला कि पेकिंग मैन आग का इस्तेमाल करना भी सीख चुके थे। इसके अलावा वहां से पत्थरों के कई औजार भी मिले जो उनके शिकारी जीवन और उनके मानसिक विकास को बयां करते हैं। पेकिंग मैन की खोज से पहले वैज्ञानिक मानव विकास की कड़ियों को जोड़ने के लिए बेहद परेशान थे, लेकिन इस खोपड़ी ने इंसानी विकास के उस बड़े गैप को भर दिया है जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि मानव विकास के शुरुआती निशान केवल एक जगह ही सीमित नहीं थे। अब अगर आपको कोई यह बताया कि इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका या फिर यूरोप में हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि एशिया में पेकिंग मैन भी मिला था, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि इंसानों की उत्पत्ति एक ही कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं थी। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।